तो आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। हमारा जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था आज 21 मार्च को, इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड का पेपर है, इसका पेपर कोड है हमारा 36 और ये 3। मोस्टली जो हमारे पेपर आते हैं, मतलब कोड आते हैं, उसमें क्वेश्चन पेपर में जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, बस आगे पीछे होते हैं, वरना क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें देखेंगे हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरीके का है। तो बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया है कि बता रहे हैं कि पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर था वो काफी इजी रहा। तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस वाले कोड का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। क्वेश्चन जो पेपर है इसके पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसका एमसीक्यू वाला पार्ट होता है हमारा सेक्शन ए। एमसीक्यूज में हमारे 20 एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें से 2 असर्शन रीजन होते हैं। तो अब हम एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि एमसीक्यूज किस तरीके के आए थे हमारे। तो मोस्टली जो एमसीक्यूज थे हमारे सिंपल रहे बिल्कुल। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि डिस्टेंस फाइंड करना है हमें 0,5 और -3,1 का। 0,5 और -1,3 का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो देखो सिंपल आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बिटवीन अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब आप किसी को भी x1 y1 ऐड कर सकते हो। अगर आपने इसको x1 y1 इसको x2 y2 ऐड किया तो आपका आंसर क्या होगा, देखो x2 की वैल्यू -3 यहाँ माइनस और x1 की वैल्यू ये 0, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 5 और इसका होल स्क्वायर करेंगे। इसको देखो -3 और -0 कितना आएगा, -3, तो -3 होल स्क्वायर और प्लस 1 - 5 -4 होल स्क्वायर। आपको दिख गया होगा यहाँ पर क्या आ रहा है कि भाई 9 आ रहा है प्लस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करते हो प्लस की वैल्यू होती है, रूट में आ रहा है 25, स्क्वायर रूट किसका है 5 का। तो सिंपल इसका आंसर 5 आ रहा था, तो 5 यूनिट हमें आंसर लगाना था, इसका बी आंसर आ रहा था हमारा। ठीक है, सिंपल था देखो एमसीक्यू वाला हमारा फर्स्ट। अब हम इसमें सेकंड वाला एमसीक्यू देखेंगे। देखो सेकंड वाला एमसीक्यू भी सिंपल है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, वरना इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगी कि क्वेश्चन कैसा दिया है। देखो इस तरह के क्वेश्चन हमने जब आपको कराए थे तो बताया था आपको, जैसे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, इसका tan थीटा की वैल्यू गिवन की है x/y के टर्म में। आपको बताना है कि इसमें cos थीटा की वैल्यू क्या होगी x और y के ही टर्म में। इसमें 4 ऑप्शन गिवन है हमारे, तो बताओ इसमें क्या होगा ऑप्शन। अब देखो tan थीटा क्या होता है, ये बोला है कि जैसे हम ये वाला रूल करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद आर बोले। अब इसमें tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू तो है इसमें, हाइपोटेनस हमें फाइंड करना होगा बेस परपेंडिकुलर से, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। और हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू x है तो x स्क्वायर और बेस की वैल्यू क्या है y, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर रूट लगाएंगे। ये वाली वैल्यू हाइपोटेनस की वैल्यू है, तो बस आपको बेस की जगह क्या रखना था y, और यहाँ पर हाइपोटेनस की प्लेस पर क्या रखना है हमें, रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका आंसर क्या होता है हमारा y। तो हमारा b में आ रहा है ऑप्शन और ये आ रहा है d में। तो देखो इसमें हमारा ऑप्शन आ रहा है b, क्यों, क्योंकि b मैच कर रहा है इसमें। d वाले में नीचे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो d वाले में नीचे यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा इसका d वाला, इसका होगा b, क्योंकि यहाँ पर प्लस होना चाहिए था। ओके, तो इसका b आंसर है हमारा सेकंड एमसीक्यू का। अब हम थर्ड वाला एमसीक्यू देखते हैं। इसमें कह रहा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, डायरेक्ट एकदम, ऐसा भी नहीं कि भाई k की वैल्यू अननोन कर देता है। पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन हमने ऐसे बताए थे आपको कि भाई k की वैल्यू अननोन, और हम ये बताने वाली जो बात कर रहे हैं सभी हमने ऑफलाइन क्लासेस में बताए थे। तो ये बच्चे हमारे जिसने हमने जिनको ऑफलाइन क्लासेस में क्लासेस दी थी उसमें हमने सारी चीजें बताई थी कि क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते थे। लेकिन इसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया एमसीक्यू में, ये तो सिंपल आप कर ही सकते थे, बस आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग पता होना चाहिए। तो अगर आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग पता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, जीरोस फाइंड कर लो। कैसे, क्या करते हैं, देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें हम जो a है उसको लास्ट वाली c वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसका कोएफिशिएंट a x स्क्वायर का, x का कोएफिशिएंट b, और ये वैल्यू जो बची c।
3 4 से 12, 12 के फैक्टर माइनस करने पर 11 आए, बताओ 12 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 11 आए तो 12 बन जाए। 12 जब आपका जस्ट उसी के बराबर वाली वैल्यू लेके आने की बोले वो, तो हम फैक्टर में क्या करते हैं, वही 1 के साथ उसका फैक्टर ले लेते हैं। 12 बन जाए 12 लेंगे तो 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, और 12 बन जाए 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आ रहा है। तो ये कंडीशन हो रही होती है हमारी। तो ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है, ये हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, ठीक है, अगर आप अभी क्लास 10th में आए हो तो अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मत छोड़ना। इसको करने के लिए हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो हमारा सेकंड चैनल है, मतलब वो फर्स्ट चैनल है, ये सेकंड चैनल है, उस पर हमने जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो अच्छे से समझाया हुआ है। प्रॉब्लम स्प्लिटर के नाम से वो चैनल है हमारा, मोस्टली बच्चे जानते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखना। क्लास 10th में हमने चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंपल मतलब स्पेशल वही बताया उसमें, तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें आपको मतलब क्या आप कह सकते हैं कि वहां पर 90% आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे। जो भी 10% रह जाएगा फिर हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे वो चीजें। अब देखो हम इसकी बात कर रहे थे, लेकिन जो बच्चे कर चुके हैं इन चीजों को वो समझ रहे होंगे कि भी क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। ओके, ये कर दिया हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई। यहाँ पर 3x कॉमन ले सकते हैं तो x + 4, यहाँ पर माइनस साइन -1 कॉमन लेंगे तो x + 4। ये वैल्यू दोनों फैक्टर हमारे सेम आने चाहिए। अगर ये सेम आ गए तो बस हमने सही किया है। यहाँ पर इसके साथ क्या बचा 3x, यहाँ पर बचा -1। ये दोनों इसके फैक्टर है, लेकिन ये कह रहा था कि इसके जीरोस बताओ। तो जीरोस क्या होते हैं, x की वैल्यू, यहाँ 0 रख दो, इक्वल टू में तो x की वैल्यू कितना आ रही है -4। इन जीरोस को हम अल्फा बीटा भी बोल देते हैं। तो एक जीरोस क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा -1 आ जाएगा, +1, x की वैल्यू आएगी 1/3। तो एक तो आंसर आ रहा है इसका -4 और एक आ रहा है 1/3। देखो ये -4 और 1/3 आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि ये पहला 1 माइनस क्या होना चाहिए 4 ही होना चाहिए। ये आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑप्शन यही होना चाहिए। तो 1/3 और -4 फर्स्ट वाले में है, यस फर्स्ट वाले में 1/3 -4 दे रखा है। बी में इसमें जो गिवन है उसमें बस 1/3 के साथ माइनस साइन दे रखा है, माइनस साइन अपोजिट है, तो बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसका ए ऑप्शन होगा। सी में तो दोनों में प्लस दे रखे हैं, दोनों प्लस है ही नहीं, और डी में दोनों माइनस गिवन किए हैं, तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा ए। अब देखो हमने मतलब बच्चों ने बताया भाई इसके कि भाई हमने जो क्वेश्चन पेपर किया है कि उसमें क्या क्या मिस्टेक हुई है। तो जो हमारे ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे हैं उन्होंने बताया कि हमने लास्ट से पेपर शुरू किया, और क्या कर दिया कि पीछे का तो पेपर कर दिया सारा, लेकिन एमसीक्यूज में टाइम ही नहीं बचा, एमसीक्यूज छोड़ गए। तो मतलब आपको स्टार्टिंग में कहते हैं कि भाई पीछे से पेपर शुरू करो, तो आप पीछे से पेपर कर रहे हो या फिर स्टार्टिंग से कर रहे हो, आपकी स्पीड रहनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड नहीं है ना तो आपका पेपर छूटेगा ही। स्पीड में आपको पेपर करना होता है। तो अगर आपको कंप्लीट पेपर करना है, कंप्लीट पेपर की आपने प्रैक्टिस की है, तो आप तभी कर पाओगे अगर आपकी स्पीड है। अब हम बात करेंगे इसमें आगे जो एमसीक्यू है हमारा। तो अगर कोई भी बच्चा देख रहा है जो अभी 10th में आया, तो उसे अभी से ही अपनी स्पीड भी क्या करनी है, मेंटेन रखनी है कि भाई हम कितनी जल्दी करते हैं किसी क्वेश्चन को। एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन में तो आपको मैक्सिमम बस 20 मिनट्स लेने होते हैं कि मैक्सिमम 20 मिनट्स में आप ये 20 क्वेश्चन कर दो। अब हम देखें यहाँ पर किस सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे कि आप देखते ही कर दोगे। मैं तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन पूरा बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो इसे डायरेक्ट हो जाते हैं। जैसे भी 4th वाला क्वेश्चन था, ये हमने बार-बार बताया था, ये बुक में भी है आपका बिल्कुल कि सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो। 2 सर्कल है, उनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो है। पहले वाले का सर्कमफ्रेंस 2πr ही होगा, इसकी रेडियस हम r1 ले लेते हैं, दूसरे वाले का 2πr2 होगा। इनका रेशियो गिवन क्या है, एक तो इस तरीके से बताए थे, एक ये वाले क्वेश्चन बताए थे कि 2 सर्कल उनके सर्कमफ्रेंस का सम एक नए सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, तो बताओ इसकी रेडियस क्या। तो इसकी रेडियस क्या हो जाती थी, इनके रेडियस के सम के इक्वल हो जाती थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बताए थे कि इसकी जो रेडियस होगी उन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी। अगर इनका एरिया इक्वल होता है कि अगर 2 सर्कल के एरियाज को ऐड करें तो बड़े वाला जो सर्कल बनेगा उसकी एरिया मतलब उसकी रेडियस क्या होगी, तो उसकी रेडियस क्या होती है इनकी रेडियस के स्क्वायर के सम के इक्वल। अगर इसकी रेडियस r1 इसकी r2 तो इसकी जो रेडियस r होगी वो क्या होगी, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल, क्योंकि इसका जो रेडियस का स्क्वायर होगा इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगी। ओके, इस तरह की चीजें बताई थी हमने आपको। अब हम बात कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की, कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5। ये 4:5 में है इनका सर्कमफ्रेंस। आपको रेडियस का रेशियो देखो, सर्कमफ्रेंस क्या है 4:5 में।
सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है ये, तो रेडियस का भी रेशियो क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसका आंसर आता है हमारा डी। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी होता है हमारा, जिसने डी सेलेक्ट किया वो सही है। फिर क्वेश्चन है इसमें कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी बी 3n² प्लस n। तो इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर को। और जो बच्चे अभी 10th में आए हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये आपको बताया था कि वो जनरल फॉर्मूला दे देगा, ठीक है। Sn का जनरल फॉर्मूला दे रखा है इसने 3n² प्लस n। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि उसने Sn गिवन किया है या An गिवन किया है। ये कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी बी दिस, ठीक है। तो उसका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला गिवन है, Sn का फॉर्मूला ये है, Sn जो आएगा हमारा। एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6। इसका कॉमन डिफरेंस मतलब d की वैल्यू 6 है। ये कह रहा है देन इट्स फर्स्ट टर्म बताओ उसका, कि उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, बताओ उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका फर्स्ट टर्म। अब देखो सिंपल है कि अगर मैं यहाँ पर फाइंड करूं S1, अगर डी भी नहीं देता तब भी हम S1 मतलब इसमें फर्स्ट टर्म तो फाइंड कर ही सकते थे। अब इसमें एक चीज देखने वाली है कि फर्स्ट टर्म Sn जो होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी बी दिस, ठीक है, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस 6 है। सम ऑफ n टर्म्स गिवन कर रखा है इसने और d की वैल्यू है हमारे पास। अब आपको बताना है क्या होगा। देन इट्स फर्स्ट टर्म, अगर हम इसमें S1 लगाते हैं कि भाई इसका जनरल फॉर्मूला गिवन कर रखा है, अगर इसमें हम S1 फाइंड करने के लिए कह रहा है वो, इसमें तो D की वैल्यू दे रखी है ना, ये थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम देगी क्योंकि अगर इसमें D की दे रखी है वैल्यू तो उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। देखो अगर हम इसमें S1 देखें क्या इससे हमारा D यही आएगा, ये आ गया हमारा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ही 1 आएगा इनके प्लेस पर, अगर हम 1 ले लेते हैं यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा हमारा 3 + 1 4। वैसे तो इसमें फर्स्ट टर्म 4 ही आ गया हमारा। ये हमारा S1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म ही तो होता है फर्स्ट टर्म का। अगर इसमें हमें चेक भी करना है कि भी कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है या नहीं, तो इसका निकालो सेकंड सम ऑफ 2 टर्म्स निकालो। सम ऑफ 2 टर्म कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ 2। तो इसका मतलब यहाँ d की जो वैल्यू दे रखी है इसका तो कोई रोल हो ही नहीं रहा। 3 4 12 + 2 14 आ रहा है। ये सम ऑफ 2 टर्म्स है। सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब है ये a1 + a2, इसे a2 मत ले लेना, a1 + a2 है। 4 की वैल्यू मतलब S1 को a1 के इक्वल होता है, मतलब फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है। तो ये अगर a1 की वैल्यू है a1 या फिर फर्स्ट टर्म a की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस कर देंगे इधर, कितना आ रहा है 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट टर्म आ रहा है 4, सेकंड टर्म आ रहा है 10, डी भी हमारा 6 आ रहा है, तो सही बात है, बिल्कुल ये सही दे रखा है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म 4 आएगा, बिल्कुल। यहाँ पर आपको डरने की बात नहीं है, फर्स्ट टर्म हमारा 4 है जिसको हम इसी से फाइंड कर सकते थे, इसमें और कुछ करना ही नहीं था। 6th वाले में कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर आ गया वो क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई आपको वो कह देगा कि जीरोस गिवन है या फिर ए बी अननोन कर देगा या फिर कोई ए अननोन कर देता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे। तो अगर हम इनकी बात करें देखो इस वाले क्वेश्चन की, तो इसमें या तो हम क्या कर सकते थे, 2 इक्वेशन बना सकते थे, या फिर इसमें हम डायरेक्ट रिलेशन लगा सकते थे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला। कैसे, अब देखेंगे इसे। यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन क्या है हमें 6, ये कह रहा है कि द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें 2 अननोन्स है ना, तो इसमें 2 ही हमारी इक्वेशन बनेगी। इनके देखो क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं। जीरोस आप x की वैल्यू कह सकते हो या फिर अल्फा और बीटा कह सकते हो, कह सकते हो कि अल्फा बीटा लेट कर लेते हैं। तो इसमें बात चल रही है कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है, एक मेथड ये कहता है कि भाई आप x के प्लेस पर ये वैल्यू रखो, इक्वल्स टू में 0 रख लो, एक इक्वेशन बनेगी। मतलब देखो आप यहाँ पर 2 रख लो, ये x की वैल्यू तो x के प्लेस पर 2 रखा, a + 1 x के प्लेस पर 2 और यहाँ b इक्वल्स टू में 0। इक्वल्स टू में 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये 0 है इसका, वो ऐसी वैल्यू जो इसे 0 बना दे। 0 किसे कहते हैं, किसी पॉलिनोमियल का 0 किसे कहते हैं कि वो वैल्यू जो उसे 0 बना दे वो उसका 0 होता है। तो ये वैल्यू ऐसी वैल्यू जो इसे 0 बना देगी। अगर हमारे पास a और b की वैल्यू पता होती है ना तो ये 0 आता हो इसका आंसर सोल्व करके। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये इसका 0 है डेफिनेटली, तो भाई क्या है, कंफर्म है, ये इसका 0 है, तो हम क्या कह देंगे इसका आंसर 0 के इक्वल आएगा। इसी जो गिवन है हमारे पास, इसी गिवन वैल्यू को हम यूज करते हैं इस तरीके से। यहाँ पर 2a + 2, यहाँ पर b = 0। अब हम क्या करेंगे, देखो
ए ये। देखो मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ ये थोड़ा लेंथी है, जो दूसरा तरीका होगा वो ज्यादा इजी है। तो हमें एग्जाम में वही मेथड करना होता है वो जो सबसे ज्यादा मतलब जल्दी आंसर दे हमें। अगर आपने ये लगाया होगा तो आपने किया तो होगा क्वेश्चन, लेकिन टाइम बहुत खराब कर दिया होगा। एक इक्वेशन ये बनाई, फिर यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनाते आप, ठीक है। जब आप बीटा के मतलब एक्स के प्लेस पर -3 रख रहे होते हैं तब एक और इक्वेशन बनती है इसमें। फिर दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे होते हैं, फिर दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सोल्व कर रहे होते हैं। यहाँ -3 है तो -3 आएगा यहाँ पर, तो -3 ये और -3 प्लस बी इक्वल टू 0। ये -3 और प्लस बी इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो हमारा प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सोल्व कर लो, ये बी की वैल्यू हो जाएगी। या तो हम इसे ऐसे कर सकते थे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लोगे आप, आ जाएगी वैल्यू। देखो सोल्व कैसे हो रही है, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो, 2a प्लस b और ये -6, दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं b को कैंसिल करने के लिए, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पर कैंसिल हो रही है, यहाँ पर कितना आ रहा है -5a 0 बन रहा है, प्लस माइनस माइनस ये 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी 0। आ रही है कहीं a की वैल्यू इसमें 0, a की वैल्यू 0 आ रही है, एक ही ऑप्शन है डी आंसर हो जाएगा इसका। a की वैल्यू 0, आप a की वैल्यू 0 को या तो सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन में कहीं पुट कर लो, b की वैल्यू हो जाएगी। a की वैल्यू 0 यहाँ पुट करते हैं तो b की वैल्यू कितनी आ रही है -6 आ रही है, सही है, डी आंसर है इसका। लेकिन आप इसे ऐसे कर सकते थे, या फिर इसमें हम यूज करते हैं सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाली जो प्रॉपर्टी है। कैसे? सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b अपॉन a। अल्फा बीटा दे रखे हैं हमें, गिवन है, तो यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू -3 इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, देखो b की वैल्यू क्या है, जो ये वाली वैल्यू होती है x के साथ, क्योंकि सर कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस ax और प्लस यहाँ पर होता है ax प्लस ax² प्लस bx प्लस c, ये a ये b और ये c, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम a प्लस b क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू है a प्लस 1, सॉरी a प्लस 1 क्या है b की वैल्यू, क्योंकि b के प्लेस पर x का कोएफिशिएंट है b की वैल्यू, x² का कोएफिशिएंट a की वैल्यू, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। अब ये हो गई हमारी b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या होगी हमारी 1। यहाँ पर ऐसे करेंगे तो 2 -3 और यहाँ पर -a, आप क्या कर सकते हो माइनस साइन को अंदर लेके आ सकते हो। ये कितना आ रहा है हमारा -1 और ये माइनस का 1, माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 और ये माइनस का, ये 0 हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ रही है 0, देखो डायरेक्ट आ जाती है। a की वैल्यू 0 आ रही है तो फिर आपको b की वैल्यू सोल्व भी नहीं करनी, क्यों, a की वैल्यू 0 एक ही ऑप्शन में आ रही है, a की वैल्यू 0 आ गई तो बस d वाला ऑप्शन। ऐसा अगर आपको b फाइंड करना होता है इसी की हेल्प से, दूसरे वाले जो हम रिलेशन लगाते हैं वो कैसे करते हैं, इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा किसके इक्वल -b अपॉन a, नहीं ये होता है c अपॉन a, -b अपॉन a तो ये हो गया, ये होता है हमारा c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3, c की वैल्यू क्या, c की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या करेंगे अगर हम कंपेयर करें तो c की वैल्यू b है, a की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो b की वैल्यू आ रही -6। ऐसे कर लेते हैं, देखो यहाँ पर हमने इतना किया और यहाँ पर ऐसे भी आप इसे कर सकते थे। तो ये इसका मतलब थोड़ा सा अच्छा मेथड है, इसमें हम क्या कर सकते हैं तेजी से क्वेश्चन को फास्टली हम कर सकते हैं। 7th वाले में कि इफ p² इज इक्वल टू दिस देन p इज n होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बताओ। ये तो वही है जो हमने 9th क्लास में आपको बताया था। अभी 10th का जो हमने फर्स्ट चैप्टर डाला है उसमें ये चीजें हमने क्लियर कर दी थी आपको कि भाई देखो p² कह रहा है, p² कह रहा है, ध्यान से सुनना, p नहीं कह रहा, p² कह रहा है। इसे कर देते हैं रफ। अब अगर ये क्या है p² इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 32/50 है, बताना रेशनल है, रेशनल है, होल है, इंटीजर है, क्या है। तो हमसे p की वैल्यू पूछ रहा है ना कि p क्या है, p² नहीं पूछ रहा, p² गिवन है ये 32/50, ओके। p की वैल्यू पूछ रहा है कि वो रेशनल होगी, रेशनल। अगर हम p की वैल्यू निकालेंगे तो इस पर रूट आएगा, अगर ये वैल्यू रूट से बाहर आ गई तो रेशनल है, ठीक है, नहीं आई तो इरेशनल है, सिंपल सी बात है। कैंसिल करो इसे, कैंसिल जैसे 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 8 जा, ये तो नहीं हो रहा पर 4 से 2 से हो रहा है 16 और यहाँ पर है 25, रेशनल है, सिंपल सी बात है, 4 या 5 रेशनल नंबर है। तो हम क्या बोलेंगे इसे कि ये रेशनल, इसका सी ऑप्शन है। इससे पहले वाले का क्या ऑप्शन था, डी ऑप्शन था, ओके, और उससे पहले वाले का भी डी था, उसमें 4 आंसर आ रहा था हमारा। तो ऑप्शन बताने में आपको याद नहीं रह रहे तो इसमें डी वाले ऑप्शन आ रहे हैं मोस्टली, डी, इसमें सी है, 7th वाला क्वेश्चन है।
ओके, तो बस आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे, उसमें पता चल जाएगा आपकी सीरीज क्या है। और अगर क्वेश्चन पेपर है आपके पास तो फिर तो बेस्ट है। अब देखो यहाँ पर कर रहे हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 8, क्या है कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू, तो उसमें से कौन सी इक्वेशन ट्रू नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जज करना है कि भाई क्वेश्चन जो है हमारी वो कौन सी है, इसमें जो इक्वेशन होगी वो कौन सी ट्रू नहीं है, ये पूछा है। अब देखो ट्रू नहीं है वो कैसे बताएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा अगर एक्यूट एंगल है तभी कह रहा है कि भाई इसमें ऑप्शन दिया है ए। अब देखेंगे भाई ए सही है नहीं है, हमें फाइंड करना है जो सही नहीं है, मतलब नॉट ट्रू है। नॉट ट्रू मींस फॉल्स है, जो गलत इक्वेशन है। ये बात क्या सही होगी, कैसे चेक करोगे आप कि भाई साइन थीटा कोट थीटा ये आपस में इक्वल हो जाए। तो या तो आप इन्हें इक्वल बना लो, जैसे इसको अगर हम सोल्व करें कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन। तो साइन से साइन कैंसिल, कोस कोस के इक्वल आएगी। तो बस ये तो सही बात है, ये तो सही है, ए सही है। गलत देखनी कौन सी है, बी में ये कोस थीटा और यहाँ टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कह रहा है। क्या ये सही है, ये भी सही है, क्योंकि टेन थीटा क्या कह सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस वाली अगर हम इस वाली साइड को सोल्व कर रहे हैं तो साइन थीटा बचा, साइन थीटा इक्वल हो गई, ये भी सही है। सी वाली की बात करें अगर हम कि सी ऑप्शन सही होगा या नहीं, इसमें क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके 1 के। तो ये तो हमारी आइडेंटिटी होती है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। लेकिन जो इसमें डी ऑप्शन गिवन किया है ना, डी, वो आइडेंटिटी गलत है। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। देखो जिसको आता होगा ना उसने देखते ही कर दिया होगा ये कि भाई ये वाली आइडेंटिटी गलत है। क्यों गलत, sec पहले होता है इसमें। अगर आप tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा करोगे उसका आंसर माइनस बनाएगा, लेकिन आइडेंटिटी हमारी ये होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता तब 1 होता। अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लोगे तब ये बनेगा, और माइनस साइन कॉमन लोगे तो इसकी वैल्यू माइनस में आती है। तो ये वाला इसका आंसर, इसमें मतलब ये टिक करना होता हमें डी, क्योंकि यही गलत है। इसमें जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है वो गलत है। 9th वाले में क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड द वाई एक्सिस इज गिवन बाय। बताओ, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें बच्चे परेशान हो गए कि इसमें क्या दे दिया इसने। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी 9th, ये कह रहा है कि इस लाइन को y एक्सिस कहां किस पॉइंट पर कट कर रही होगी, ये बता दो। y एक्सिस, अगर ये लाइन है इसे y एक्सिस कट कर रही है, ये y एक्सिस हो गई मान लेते हैं, तो y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है वो किस फॉर्म में होता है हमारा 0, y की फॉर्म में होता है हमेशा। x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर, ये बताया था आपको। तो बस आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इस पर रखना है, y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। x इस पर 0 रख लो, माइनस y का y रहा तो y की वैल्यू माइनस y की वैल्यू 3 आ रही तो y की वैल्यू आएगी -3। तो पॉइंट क्या हो जाएगा 0, -3। 0, -3 का हमारा a ही है, तो इसका ऑप्शन है a सही है इसमें। 9th में क्वेश्चन नंबर 9th में a सही है बिल्कुल हमारा। अब देखो 10th वाला आ गया हमारा सर्कल का। इसमें सिंपल बताया था कि भाई सही की प्रॉपर्टी आ जाती है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है वो प्रॉपर्टी से। ये प्रॉपर्टी हमने 9th में भी की है। 10th में तो देखो क्वेश्चन जो दे रखे हैं ना सर्कल के, उसमें आपको आधी चीजें बताई है, आधी चीजें मतलब आपकी 9th से रिलेट कर देता है वो चीज हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में गिवन है। देखो मोस्टली बच्चे एनसीईआरटी करने के बाद अदर बुक्स पकड़ते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो बुक है जिससे क्वेश्चन पेपर को बेस, मतलब क्वेश्चन पेपर उसी के बेस पर बनाया जाता है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बताओ ये सर्कल है हमारा, अब इसमें फाइंड क्या करना है। इस तरीके से फिगर बनाया हुआ है, इसको यहाँ पर ज्वाइन, ये हमारा ए, ये पी, ये 55, यहाँ पर है बी और ये क्यू, ये अभी कह रहा है कि एंगल ए क्यू बी बता दो कितना है। ए क्यू बी बताओ कितना।
ए क्यू बी कितना होना चाहिए, कैसे बताओगे ए क्यू बी कितना होगा? देखो ये टेंजेंट है एक्सटीरियर पॉइंट से बन रहे हैं और आपको पता है ये रेडियस हमारी, तो ये वाला जो एंगल होता है ये वाला एंगल कितना एंगल बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, तो 180 में से माइनस कर दो, ये कितना होना चाहिए, होना चाहिए 125, ये 125 होगा हमारा, ये 125 होगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ये 125 है तो इसका हाफ होता है, सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कमफ्रेंस बनने वाले एंगल का क्या होता है, हाफ होता है, सेंटर पे बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है, सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा हमारा, सर्कल पर जो एंगल बनेगा जिसे हम कहते हैं कि सर्कल पर बन रहा है, तो ये एंगल क्या होता है हमारा हाफ, तो ये 125 है तो 125 का हाफ, 125 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा, कैंसिल कर दो तो आएगा। अगर देखो इसमें ऑप्शन किस तरीके से रखे हैं, हाँ दिया है, ये क्वेश्चन गिवन है 62 एंड हाफ, 2 6 12, 2 2 4 और 1/2, ये आ गया हमारा 62 1/2 डिग्री। तो इसका ऑप्शन है ए, ये करेक्ट है। इसमें देखो ये जो प्रॉपर्टी है 9th में ही आ जाती है, 10th में बच्चे इन पर ध्यान नहीं देते, 10th में मुख्य क्वेश्चन कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि ये इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये सभी प्रॉपर्टी दोबारा से रिवाइज की गई है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, तो इसलिए आपको जब आप क्लास 10 का सर्कल चैप्टर पढ़ें तो 9th का भी आपको आना चाहिए हर एक प्रॉपर्टी। 11th वाले में कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा बताओ। अल्फा और बीटा जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है इसने, क्वेश्चन नंबर 11, x² - 1 क्या रहा है कि ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल है x² - 1, इसमें जीरोस फाइंड करके अल्फा प्लस बीटा बताओ। क्या हम अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट बता सकते हैं? हाँ इसे तो डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे? इसकी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, तो इसमें बी ए और बी की वैल्यू कंपेयर कर लो, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ax मतलब x² प्लस 0 भी लिख लो और -1, क्योंकि अगर आपने 0 के साथ b के साथ 0 लिया तो पूरी वैल्यू है ही नहीं है समझो, तो बस यहाँ पर क्या a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई, अब b की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ 0 रख दिया b के बेस पे, a के बेस पे कुछ भी आंसर 0 आएगा, तो सम जीरोस का आंसर कितना होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना होता है, 0 आता है इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा 0 और 0 दिया है हमें ऑप्शन नंबर डी में, तो डी करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम बात करते हैं 12th वाले की, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या गिवन किया है, क्वेश्चन नंबर 12, तो अगर आप अभी आए हो 10th में तो आप इसे शेयर कर देना वो बच्चों, मतलब उन बच्चों के लिए जिसमें अभी आज वो पेपर दे के आए हैं, तो वो देख लेंगे एनालाइज करके भी उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन किए हैं, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे हम। अब यहाँ पर है हमारा फर्स्ट पार्ट में, इसके एमसीक्यूज होंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 12 में सिमिलर वाला आ गया, जिससे बच्चे मोस्टली छोड़ देते हैं कि भाई सिमिलर वाले जो क्वेश्चन हमारे, सिमिलर ट्रायंगल वाले, मतलब ट्रायंगल वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इसमें सिमिलरिटी पढ़नी है, क्लास 9 में हमने कोवेलेंसी की थी। अब 12th वाला क्वेश्चन है, जैसे कह रहे हैं ट्रायंगल PQR सिमिलर है किसके, PQR सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, जिसमें हमें साइड गिवन किए थे, तो चीजें तब समझ में आएंगी जब हम क्या करेंगे, इनको बना लेते हैं। अब इसमें कहा है कि पेरीमीटर का रेशियो बताओ, तो देखो ट्रायंगल की जो मतलब क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी, जैसे PQR, अगर इसने PQR ABC के बोला ना, तो P A के प्लेस पर होना चाहिए, जहाँ P है वहाँ A, जहाँ Q है वहाँ B, जहाँ Q है वहाँ B, और यहाँ R है यहाँ पर C, इस तरीके से होना चाहिए ऑर्डर में। अब इसने PQ की वैल्यू गिवन की है कितनी, 6, AB की वैल्यू गिवन की है 8, तो बस इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारी आ गई, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वही इसके पेरीमीटर का भी रेशियो होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इसके पेरीमीटर के रेशियो के ही इक्वल होता है। तो ये चीजें हमारी होती हैं क्या क्या, देखो एक तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या ऐसे निकाल लेते हैं PQ और AB, अगर आपने सही ऑर्डर में रखे हैं तो PQ और AB, इसका जो कंप्लीट लेक्चर आएगा ना वो चीजें आपको बता दी जाएंगी कि चैप्टर नंबर 6 आपको किस तरीके से करना है। ये काफी सिंपल चैप्टर है, बस इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। बच्चे इसे छोड़ देते हैं कि बहुत टफ है, क्योंकि वो लास्ट में देखते हैं इसे, तो आपको स्टार्टिंग में अगर आप इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब हम इसे कराएंगे ना आपको, तो आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने की है, ये हम पूरा वादा करते हैं आपसे। तो अब इसमें हम करेंगे ये, इसका आंसर मैं बताऊं अगर सिंपल है कि इसका आंसर कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पर उसने उल्टा पूछा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC 36 गिवन किया है, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR बताओ, तो इनकी साइड्स का जो रेशियो होगा
पी क्यू और ए बी का। ओके, ये क्या है हमारा, इनके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होगा डायरेक्ट। पी क्यू साइड अगर हमारी कितनी है 6 है, ये 1 है। ये पेरीमीटर है किस वाले ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर। और ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। इसने कहा कि पेरीमीटर ऑफ क्या गिवन क्या है, एबीसी ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन क्या है 36 सेंटीमीटर, ये 36 सेंटीमीटर है। तो ये वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना आपको, ट्रायंगल पीक्यूआर का। कर दो इसे सोल्व, 36 इधर लेके आ जाओ, इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2 3 जा 2 4 जा, तो यार हमारा 3/4, 36 इधर लेके आएंगे ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर हो जाएगा, तो वो कितना आ रहा है 4 9 जा 9 3 जा 27, इसका आंसर आ रहा है 27 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ रहा है बी। तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होता है इसमें। ओके, अब जो हम बात बता रहे थे वो क्या है कि भाई इनके कोई भी दो ट्रायंगल है, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, उनके एल्टीट्यूड्स, मतलब अगर कोई 90 बन रहा है उनके रेशियो के इक्वल होगा, उनकी मीडियन, अगर कोई मीडियन है इसमें तो उनकी मीडियन के भी इक्वल होगा। ये चीजें ध्यान रखनी है हमें, इनके पेरीमीटर के भी, इनके एल्टीट्यूड के भी, ठीक है, इनके एल्टीट्यूड के भी और इनके मीडियंस के भी, इनके मीडियंस के भी रेशियो के इक्वल होता है। और एरिया ऑफ, अगर इनके एरिया की बात करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स अगर वो सिमिलर है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के या फिर उनके पेरीमीटर के या फिर उनके एल्टीट्यूड के या फिर मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, ये होता है इसमें। अब हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 फिर वही आ गया हमारा बीपीटी थ्योरम पर बेस। ये तो बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन आता ही है हमारा, तो इसको अगर हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखो सिंपल है ये भी हमारा। फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप फिगर से समझ लेते हो क्वेश्चन को तो वो बिल्कुल इजी लगने लगता है। तो इस तरीके के फिगर वाले क्वेश्चन आए तो फिगर बनाओ, डायरेक्ट कर दो। ये किया हमने, इस तरीके से है हमारा, यहाँ पर पैरेलल लाइन है हमारी ईडी। अब यहाँ पर ये पूरी लाइन 7 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो पूरी 7 सेंटीमीटर है, अगर ये कितनी होगी हमारी 4 सेंटीमीटर, ये कितना होगा हमारा 3 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है इसमें, लेंथ ऑफ ए ई बतानी है, ए ई की लेंथ बतानी है, सिंपल ए ई। यहाँ पर ये बी सी, तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी और डी बी का रेशियो किसके इक्वल होगा, ए ई और ई सी के। ये वाला जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, ए ई और ई सी। ए डी की वैल्यू 3 है, डी बी की वैल्यू 4 है, ए ई की वैल्यू बतानी है, अगर ई सी की वैल्यू कितनी है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 9/4 ए ई की वैल्यू, तो 3 9/4 ये आ रहा है ऑप्शन में 2.25, इसका आंसर आ जाएगा। इसे डिवाइड कर रहे हो आप, इसका आ रहा है बी आंसर। तो बी आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ अ बेस इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वर्टिकल हाइट 8 सेंटीमीटर इज। वॉल्यूम बतानी है उस राइट सर्कुलर कोन की जिसका बेस एरिया पता है हमें और क्या गिवन है हमारे पास, उसकी वर्टिकल हाइट। सिंपल है, देखो अगर हमें वॉल्यूम बतानी है कोन की तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इनके फॉर्मूलेस की हमने वीडियोस बनाई है सेकंड चैप्टर, मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी, या फिर हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब जो भी चीजें हम बता रहे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें देख सकते हैं कि भाई फॉर्मूलास को हम कैसे याद रखें, कैसे ड्राइव करते हैं, वो चीजें भी हमने उसमें डिस्कस की हुई है। अब देखते हैं इसमें क्या कि 156 इसका एरिया है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन बतानी है हमें। अगर उसका बेस एरिया गिवन है, बेस एरिया क्या होगा, सर्कुलर होगा। ये इसका बेस एरिया, बेस कैसा है सर्कल, तो ये सर्कल का एरिया है कितना 156, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा 156। लेकिन देखो वॉल्यूम अगर हम देखें डायरेक्ट 1/3 आर की वैल्यू मत निकालो, पाई आर स्क्वायर ऐसी तो होती है, ये तो है। अब कुछ बच्चों ने इसे सोल्व किया होगा, लेकिन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट भी तो 156 यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट 156 यूज करो ना इसमें, क्यों इसे क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो एच की वैल्यू क्या है इसमें, हाइट है 8 रखो, यहाँ पर 3 से कैंसिल नहीं हो रहा, ये तो हो रहा है, यस हो रहा है, 3 5 15 और 3 2 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 40 और ये 416 आंसर सेंटीमीटर क्यूब आएगा क्योंकि वॉल्यूम है। तो 14 का क्या आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारा वो काफी सिंपल है, तो हमारा क्या है, कार्ड वाला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी वाला। ये आपको बताया था कि कार्ड वाली प्रोबेबिलिटी में कैसे करते हैं। 52 कार्ड्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, सिंपल सी बात है, फेस कार्ड 12 होते हैं, 12 अपॉन कितना 52। ओके, तो ये आईसीएसई वाले में हमने बना रखे हैं, इसको आप देख सकते हो। तो वही मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप क्लास 10th में आए हो तो क्लास
10th के ही या क्लास 9 के आईसीएससी के जो चैप्टर से जो आपसे रिलेट करते हैं उन्हें जरूर करना। वो उस पर हम एक डिस्कस मतलब वीडियो बना देंगे कि कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए अगर आप सीबीएसई में आईसीएसई वाली बुक के, क्योंकि आईसीएसई वाली बुक में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस गिवन किए हैं, उसमें आपको काफी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके आते हैं। ओके, और जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, वो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे इसको कैंसिल करो, 12 से कैंसिल हो रहा है, नहीं 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 3 और 4 1 4 4 3 3/13 आता, मतलब आंसर आता है इसका जो होता है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। मोस्टली बी और डी आ रहे हैं। 16 वाले में कह रहा है कि p इफ p इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ k। ये आ गया, p क्या है इसका, रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ k बताना है। अगर वो इसका रूट कह देते हैं तो रूट सॉल्यूशन 0 एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे इसका रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट बोल देते हैं, तो मतलब ये इसके x की वैल्यू है, तो ये इसके x की वैल्यू है, ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² p + q x और यहाँ पर k = 0। यहाँ पर आपको रूट मतलब p इज द रूट, p इसका रूट है मतलब x की वैल्यू p है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। k की वैल्यू p के टर्म में याद होगी, p और q क्योंकि x की वैल्यू p देती है इसमें, तो यहाँ p की जगह रखेंगे, x की प्लेस पर p पुट करेंगे तो p² हो जाएगा। यहाँ p + q ऑलरेडी है, x की प्लेस पर फिर p रखना है, फिर k की वैल्यू आपको बतानी है, तो ये k की वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व कर लो इसे। p² माइनस यहाँ p × q माइनस का pq और माइनस प्लस माइनस का यहाँ p² आएगा ना, p × p, यहाँ पर आएगा pq, क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है pq, k की वैल्यू आ रही है माइनस की इधर आकर प्लस की pq। इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा, ये pq हो जाता है, d। इसका आंसर आ रहा है हमारा d, तो बस इसमें d करेक्ट होता। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, कि कार्ड bearing number 3 to 20 are placed in a bag and mixed thoroughly, a card is taken out of a bag at random, what is the probability that the number on a card taken out is an even number। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। तो इस तरीके के आपको बताया था कि भाई एक्सपेक्ट किया था क्वेश्चन इस तरीके का आ जाएगा कि भाई इवन नंबर प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, मल्टीपल्स ऑफ 3 5 इस तरीके के, ठीक है। तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वो इस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें आए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17। अब 3 से नंबर स्टार्ट होते हैं, 3 से 3 4 5, कार्ड बेरिंग नंबर 3 4 5 6 20 तक। ओके, इसमें से कह रहा है कि इवन नंबर पूछ रहा है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो अगर ये 1 से स्टार्ट होते, अब इसमें आप काउंट करने लग जाओगे, नहीं 1 सिंपल दिमाग लगाओ कि 1 से स्टार्ट होते अगर, तो कितने इवन नंबर होते 20 तक, 10 ही तो इवन नंबर होते, 20 तक 10 इवन नंबर होते, क्योंकि 2 4 6 8 अगर हम करते हैं इवन होते, तो इसमें 2 है नहीं बस वो, तो 9 आएगा बस। 9 अपॉन कितने नंबर है, स्टार्टिंग के 2 नंबर हटा दिए, इसमें 18 नंबर है, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ रही है इसकी, तो 1/2 बी आंसर है इसका। ओके, ये आ जाता है इसमें इवन नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी। 18 में कह रहा है कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, तो बताना भाई कौन सी कंडीशन बतानी है डायरेक्ट, तो बस कंडीशन बता दो डायरेक्ट कौन सी है, ax + by। अभी इक्वल टू में c दे रखा है, कोई बात नहीं, lx अगर दोनों इक्वल टू में तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई यूनिक सॉल्यूशन की, यूनिक सॉल्यूशन देंगे कब, यूनिक सॉल्यूशन कब, जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये वाला रेशियो इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये a1 है a2 है b1 है b2 है, ये नॉट इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसने यहाँ पर डायरेक्ट रेशियो नहीं दे रखा, तो बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, am नॉट इक्वल टू bl, तो am नॉट इक्वल टू bl कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ही है, तो फर्स्ट वाला ही ये करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इसमें ए वाला करेक्ट है, डी ऑप्शन ऐसा गिवन है पर उसमें इक्वल टू दे रहा है, तो इसमें क्या होगा हमारा ए करेक्ट है 17 में। तो इसमें असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की बात करें कि भाई असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है हमारा असर्शन रीजन का, इसमें बताया है कि अगर थीटा की वैल्यू क्या हो हमारी 90 से हमारा क्या हो 0 के बिटवीन हो, कि वो क्या हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, तो भाई आपको बताना है क्या, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, तो मतलब ये आपस में क्या होंगे, इसकी वैल्यू 1 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के इक्वल होगी। तो क्या ये सही है, सही बात है। देखो अगर हम इसको लेके आते हैं तो क्या हो जाता है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ओके, और यहाँ पर ये कोसेक थीटा और प्लस कोट थीटा, यहाँ पर क्या 1,
अब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी हमारी इसी में क्या है कि भाई ये इस चीज को इसका रीजन दे रखा है कि भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसलिए क्या है हमारा ये सही है। तो क्या ये बात सही है? हाँ, तो ये बिल्कुल बात सही है हमारी कि भाई इसमें ये फॉलो हो रहा है हमारा, तो इसलिए क्या है ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये एक हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। तो इसलिए असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं इसके, असर्शन और रीजन, तो इसलिए इसका आंसर है ए। अब अगर हम बात करें इसमें बी वाले क्वेश्चन की, जिसमें हमारा दे रखा है कि if 5 plus root 7 is a root of a quadratic equation, ये एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विद रेशनल कोफिशिएंट, जिसके रेशनल कोफिशिएंट है, तो वो क्या कहना चाह रहा है इसमें with rational coefficient then its other root is 5 minus root 7, कि एक रूट इसका ये है, मान लेते हैं अल्फा, और दूसरा रूट इसका क्या है ये है। तो इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे इसके क्या आ जाएंगे हमारे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी इसके रेशनल कोफिशिएंट होंगे, क्योंकि ये इरेशनल वैल्यू है। ये रेशनल वैल्यू आपको पता है क्यों, क्योंकि इसमें देखो रूट वाली वैल्यू है और उसमें कोई भी रेशनल नंबर, इरेशनल में कोई भी रेशनल नंबर हमारा ऐड होता है तो क्या होता है हमारा इरेशनली हो जाता है। अभी कह रहा है कि भाई इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना वो आप बना सकते हो x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू 0, ये बनेगी हमारी x स्क्वायर माइनस, अब अगर हम अल्फा की वैल्यू रखें 5 प्लस रूट 7 प्लस बीटा की वैल्यू रखें 5 माइनस रूट 7 इनटू में x प्लस रूट अल्फा की वैल्यू 5 प्लस रूट 7 और यहाँ 5 माइनस रूट 7 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस, इसको देखो सोल्व कर सकते हैं, 5 और 5 10 हो जाएगा 10x, और यहाँ पर देखो a प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ऐसे सोल्व करते हैं इसे इक्वल्स टू में 0। तो क्या इसके रेशनल कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? यस, रेशनल कोएफिशिएंट है, ये हो जाएगा 25, 5 स्क्वायर 25 ये माइनस का 7 इक्वल्स टू में 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x, और यहाँ पर प्लस में 25 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा, 18 इक्वल्स टू 0। तो इसके क्या है हमारे कोफिशिएंट, रेशनल कोफिशिएंट है इसके। तो अगर कोई भी हमारे जीरोस जो हैं वो क्या हो रूट में हो और वही दूसरे के क्या हो क्या कह सकते हो आप इसके विद रेशनल कोफिशिएंट देन इट्स अदर रूट क्या होगा 5 माइनस रूट 7, और इसका रीजन दे रखा है कि अगर कोई भी सर्ट्स रूट्स है, इस तरीके के रूट्स हैं सर्ट्स वाले, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट अकर इन कॉन्जुगेट पार्ट्स, तो इसका क्या हो हमारा इनके कॉन्जुगेट दे रखा हो कि अगर ये एक यहाँ पर इनकी वैल्यू को चेंज कर देंगे, ये क्या हमारा यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दें, तो हमेशा से कैसे आते हैं हमारे रेशनल कोफिशिएंट आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर हमारे रूट्स किस तरीके के दे रखे हैं, ये सर्ट्स रूट्स दे रखे हैं और एक दूसरे का कॉन्जुगेट दे रखा हो, इसलिए इसमें भी हमारा ऑप्शन क्या है ए करेक्ट है, असर्शन और रीजन बोथ हमारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। तो ये एमसीक्यूज का सॉल्यूशन था, जो आगे सॉल्यूशन है हम नेक्स्ट वाले पार्ट में इसमें प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कर सकते हैं आप वीडियो को, अगर हमने आपको थोड़ा सा भी कुछ सिखाया हो, आपको हेल्प किया हो, आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।